जय हिंद। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ चुके हैं, लोकपाल और लोकायुक्तास के बारे में। देखो, एक बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट के बारे में आप लोग को मालूम होगा, वह है अन्ना आंदोलन। ठीक है, अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था अगेंस्ट करप्शन और लोकपाल और लोकायुक्त के से ही संबंधित था। ठीक है, तो और बहुत सारे उनके साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट पर उन्होंने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और बहुत सारे कह सकते हैं बिंदुओं को जो है सरकार से मनवाने के लिए जो है उन्होंने अनशन किए थे। ठीक है, लेकिन प्रमुखता अगर अन्ना हजारे आंदोलन की बात करूं तो वह लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति और उसकी बहाली और उससे संबंधित नियम कानून को लेकर ही वह एक मेगा एजिटेशन और कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत वर्ष के लोग उस वक्त शामिल हुए थे, क्योंकि उस दौरान कई एक ऐसे घोटाले, सरकार की जो कह सकते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम पैरालाइज्ड हो चुकी थी और एक प्रकार से सही रूप से या फिर जो जनता या जो कॉमन पीपुल है उसके जो ग्रीवेंसेस हैं, उसकी जो शिकायतें हैं, ये जो कह सकते हैं कि डेली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें बहुत ही कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे थे और साथ साथ करप्शन जो है एकदम ग्राउंड लेवल तक बढ़ चुका था। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि किस प्रकार से जो सिविल सर्वेंट होते हैं या फिर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके अर्बिट्रेरीनेस को और उनके कह सकते हैं कि जो बीच में बिचौलिए या कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैसे सिविल सर्वेंट या वैसे ऑफिसर्स जो कि करप्शन जैसे कह सकते हैं कि चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं, ठीक है, उनसे कैसे निपटा जाए, किस प्रकार से काम में जो है कोई भी मतलब गवर्नमेंट के या जो कॉमन पीपल कॉमन सिटीजन से उनका जो डायरेक्ट लिंक होता है उसमें किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आए और किस प्रकार से स्पीडी मतलब एक तेज गति से जो है कार्य का जो है निवारण हो। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में ही और इस चैप्टर को हम आज से यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम कुछ इंटरनेशनल उदाहरण के तौर पे जैसे स्वीडन वगैरह का एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करेंगे। और मुख्यतः जब हम लोग डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को पढ़ते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो कह सकते हैं कि वेस्ट में इजाद हुआ है और फिर पूरे विश्व में फैला है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मोर और लेस कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसका कहाँ गया, स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्री जितने भी हैं वहाँ जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन की पहले डिमांड रखी गई थी और वहाँ पहले इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। नॉर्वे वगैरह हो गया, स्वीडन वगैरह हो गया। ठीक है, अब हम लोग लोकपाल एंड लोकायुक्त के मुख्यतः जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल सिनेरियो को देखते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, जो मॉडर्न आधुनिक लोकतांत्रिक जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, जितने भी आधुनिक जहां जहां डेमोक्रेसी है, सिर्फ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, जहां कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या अदर देन डेमोक्रेसी, चाहे मिलिट्री फॉर्म में हो या किंगडम हो, वहां तो जनता सरकार से कुछ मांग ही नहीं सकती। जैसे चाइना वगैरह में अगर कोई एजिटेशन वगैरह होता है तो सरकार उसे बंद कर देती है, उतना ओपन फ्री मीडिया नहीं है। ठीक है, और आप सरकार और स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर जहाँ किंगडम वगैरह है वहाँ राजा सर्वेसर्वा होता है, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह। ठीक है, जहाँ लोकतंत्र है मतलब जहाँ लोगों का तंत्र है, लोक मतलब लोग, पीपुल। अब्राहम लिंकन की जो कह सकते हैं डिफाइन है डेमोक्रेसी का कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इजंट इट, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से ही हर चीज संबंधित होता है एक लोकतंत्र में। सरकार चुनी भी लोगों के द्वारा जाती है, सरकार गिराई भी लोगों के द्वारा जाती है, सरकार जो नियम और नीतियां बनाती है वह भी लोगों के लिए ही होता है और लोगों के परामर्श विमर्श के अनुरूप ही वह नियम बनता है। फिर लोगों के प्रति ही उनकी जवाबदेही होती है। अरे 5 साल में वो फिर दोबारा वोट मांगने जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके लोकल एरिया का वार्ड हो गया, पंच वगैरह, या फिर मुखिया, सरपंच, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो विधायक, फिर संसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जब लोगों के जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो वह जो है अपनी कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को ही दर्शा रहे होते हैं। जैसे अभी यूपी वगैरह, पंजाब वगैरह में चुनाव है
तो लोग जो है जनसभाएं, जो नेता वगैरह होते हैं जो चुने हुए हैं, ठीक है, उन्होंने 5 साल में क्या कार्य किया वो अपनी लेखा जोखा को रखते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और समस्याएं बहुत, कैसे कहते हैं हम लोग ऑलरेडी देखते हैं। आप जब एक सिंपल सा जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाइए, एक राशन कार्ड बनाने जाइए, अपना आधार कार्ड में कुछ बदलाव कराने जाइए, एक सिंपल सा बैंक अकाउंट खुलाने जाइए, तो बहुत सारी जो है आपको ये कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ, ये गलती है, वो गलती है, मतलब बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ता है। खैर इस सरकार में आने के बाद बहुत सारे जो है चीज़ अच्छी हुई, जैसे गैस वगैरह। एक समय था कि गैस वगैरह में मतलब गैजेटेड ऑफिसर के साइन हुआ करते थे तो गैस का कनेक्शन मिला करता था। एक समय ऐसा होता था कि आपको बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए आपका आवासीय प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती थी। अब तो खैर एक वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड से बैंक में अकाउंट खुल जाते हैं, भले वो 50,000 है या फिर कह सकते हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस ही हो, बट एक कॉमन लोगों के लिए वो इनफ है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो ये गवर्नमेंट पारदर्शिता और फिर जो मनी ट्रांसफर जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे किसान सम्मान निधि वगैरह हो गया जिसमें 6,000 का प्रतिवर्ष मिलता है 2-2,000 3 टर्म में। तो ये सब बहुत सारे मैकेनिज्म अपनाए गए। फिर आधार से लिंक करने, अब तो वोटर आई कार्ड भी आधार से लिंक होने जा रहे हैं। लेकिन यह सरकार अपने द्वारा केंद्र पर बैठे बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे लेवल पे हमारी गवर्नमेंट होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीडीएस के माध्यम से, ठीक है, जो डीलर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो गांव में मतलब राशन वगैरह देते हैं, तो सरकार तो कह रही है, जैसे मोदी सरकार इस अन्न योजना के तहत ये कोविड-19 में कही कि 5-5 किलो अनाज सभी को मुफ्त दिए जाएंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन अब ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो जो डीलर होता है, राशन डीलर, वो आपको 5 किलो की जगह 4.5 किलो या 4 किलो ही देता है, वो 1 किलो डंडी मार लेता है, ठीक है। तो ये सब सारी देखो कमियां हैं। अब जब व्यक्ति कोई देखेगा कि भाई हमें जब सरकार के द्वारा 5 किलो मिलता है तो आप 4 किलो ही क्यों दोगे, मैं आपकी शिकायत ऊपर करूंगा। अब है शिकायत ऊपर करोगे और उस शिकायत का निपटारा हो या ना हो, या फिर आप शिकायत कहां करोगे। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि सिटीजन अपने, आम जनता जो है अपनी शिकायतों का निपटारा करने के लिए कहीं जा सके। किसके खिलाफ? उसके खिलाफ जो स्वयं सरकार का कोई कर्मचारी हो, जो कोई भी फॉर्म में, चाहे वो डीलर के फॉर्म में हो या कोई ब्लॉक स्तर पे जैसे कोई कर्मचारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कर्मचारी होते हैं, इनफैक्ट कोई सीनियर अधिकारी भी क्यों नहीं हो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। तो वही है कि अभी हम लोकतांत्रिक अगर देशों की बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट आर कैरेक्टराइज्ड वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर ओरिएंटेशन। मॉडर्न स्टेट जो है, मॉडर्न जो लोकतांत्रिक है, ठीक है, आधुनिक जो लोकतंत्र है, उसका जो कैरेक्टर है, और या उसे हम जब हम कैरेक्टराइज्ड करते हैं तो वह एक हम वेलफेयर स्टेट के रूप में, वैसा स्टेट, वैसा राज्य, वैसा देश जो जन कल्याण की भावना से कार्य करता हो, जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस या जिसका ओरिएंटेशन लोगों की भलाई और लोगों का कल्याण हो, हम वैसे स्टेट की इच्छा रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तो फिर हमें जो है लोकतंत्र और राजतंत्र में फिर मूलतः अंतर क्या हुआ। अरे भाई, राजतंत्र में जो राजा कह दिया वही नियम हो गया। लोकतंत्र में यह है ना कि नियम के अनुसार चलते हैं, जो कि संसद के द्वारा बनाई जाती है, वह नियम कानून को सभी लोगों को पालन करना होता है, ठीक है। तो वही है, और वैसे नियम बनाए जाते हैं जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। तो वही वेलफेयर स्टेट या उनके जितने, देखो अभी मैंने तो ये अन्य योजना बताया इस कोविड-19 में, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। सरकार के द्वारा बहुत सारे, जैसे गैस में हमें सब्सिडी मिलता है, जो किसान फर्टिलाइजर खरीदते हैं उसमें सब्सिडी दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दिया जाता है, जब हम रेल को में ट्रैवल करते हैं तो वह भी सब्सिडाइज रेट में ही जो है लोगों को वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। तो बहुत जगह ऐसे, फिर देखो जैसे अब आप सिंपल सा एक बस में ट्रैवल, दिल्ली के बस में देखो, तो दिल्ली के बस में जब आप ट्रैवल करेंगे तो कुछ सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है, कुछ सीटें सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व रहती है, कुछ सीटें दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व रहती है, लिखा हुआ रहता है सीनियर सिटीजन या वुमेन, ताकि जो मतलब कह सकते हैं कि वैसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका कल्याण हो सके, वो सही रूप से सफ़र कर सके। तो हमने एक उदाहरण बस के रूप में देखा, और पूरे नेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे स्कीम प्रोग्राम जो है स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में, राज्य बनाते ही इसलिए है ताकि लोगों का उससे कल्याण हो सके, ठीक है। तो वेलफेयर ओरिएंटेशन होता है, उसका जन कल्याण की भावना होती है।
आगे है कि गवर्नमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। देखो, गवर्नमेंट जब लोकतंत्र का कह सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ और जब हम लोकतांत्रिक और पार्लियामेंट्री या मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उसमें बात आई इक्वलिटी की, ठीक है, समानता की। तो उसमें बहुत सारी जब चर्चा हो रहा था तो बात आई सोशियो इकोनॉमिक। देखो, हम लोगों को सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, नेशन के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसमें राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन पॉलिटिकली तौर पे हम लोग इक्वल हैं, मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग सभी बराबर हैं। मतलब सभी व्यक्ति को जो 18 साल के अबव है उसे वोट डालने का अधिकार है और सभी के वोटों का एक वैल्यू होगा, वन वोट वन वैल्यू, और सभी को फिर चुने जाने का अधिकार है। अगर आपको चुनाव लड़ने का इच्छा है तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब भले ही पार्टी टिकट ना दे फिर भी आप इंडिपेंडेंटली निर्दलीय, ठीक है, आप खड़े हो सकते हैं, और बहुत लोग इंडिपेंडेंटली जीतते भी हैं, ठीक है। तो ये राजनीतिक तौर पे हम लोग सभी नागरिक, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से वो क्यों नहीं बिलोंग करता हो, ठीक है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कस्टम, कस्ट्यूम और कम्युनिटी और एनी कुजीन, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसी वक्त कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े लॉयर कहो या वकील कहो या फिर संविधान निर्माता कहो, ठीक है, या फिर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहो, डॉक्टर अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि यह जब तक राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी तब तक सार्थक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता ना प्रदान कर दें। कहने का मतलब है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे आप सभी को राजनीतिक तौर पर एक तो मान रहे हैं, लेकिन अगर उसे हम सामाजिक तौर पर, जैसे कोई बहुत भूखा है और आप बोल रहे हो चलो भाई हम तुमको वोट डालने का अधिकार दे देते, तो उससे क्या लाभ? किसी के जो है शरीर पे वस्त्र का अभाव है, घर में छत नहीं है, जो बेसिक बेयर मिनिमम नेसेसिटी होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप भले ही उसे पॉलिटिकली इक्वल मान रहे हो, उसका वो कोई लाभ होगा नहीं। तो वह यही कहा जा रहा है कि हर एक नेशन का एक जो ऐसा मॉडर्न डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ है, वह राष्ट्र जहाँ है, वैसे उसका ओरिएंटेशन होता है वेलफेयर का और एक प्रकार से जन कल्याण का और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। जो उस देश के नागरिक हैं उसका राजनीतिक समानता और राजनीतिक विकास तो हो ही, साथ साथ सामाजिक और आर्थिक उन्नति की ओर भी वह अग्रसर हो, ठीक है। आगे है इसके कारण, ताकि वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सभी ओर से उसका मल्टी डायमेंशनली डेवलपमेंट हो। इसके लिए फिर स्टेट ने जो है कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नियुक्ति की। भाई एक व्यक्ति, एक राजा तो सब कुछ नहीं कर सकता, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर या फिर स्टेट के चीफ मिनिस्टर तो सब नहीं कर सकते ना, बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बहाली की जाती है। तो रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इसके साथ साथ जो है मैंने बताया बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक, एक समय था कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि जब भारत में 1991 से पहले, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से पहले, ठीक है, 1991 में ही लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ भारत में। उससे पहले एक आप लोग, हम लोग सभी लोग जो है एक टर्म बहुत सुनते हैं, वह है रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, ठीक है। तो वो बहुत ही उस वक्त था। खैर अब तो ये सब लिबरलाइजेशन में आप तो सरकारें कहती है वन विंडो सिस्टम, कि आप एक ही विंडो पर आइए, बहुत मतलब स्टार्टअप वगैरह में कि आपको स्टार्टअप अगर कोई करना है एक विंडो, सिंगल विंडो सिस्टम पर आपको सारा का सारा अप्रूवल, सारा का सारा जो है आपको अगर कुछ भी सर्टिफिकेट या अप्रूवल चाहिए तो वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। उस वक्त या फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक डिले और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस
मतलब आपको एक काम के लिए कोई एक बिजनेस शुरू करना हो तो कई एक जगह पर आपको जाना होता है। इन्वायरमेंट की क्लियरेंस लेनी हो तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री या इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाना हो, लैंड परचेज करना हो तो वहाँ उसके डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के पास जाना हो। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, मतलब एक प्रकार से आपको बहुत जगह दौड़ना पड़ता है। कोई भी एक स्टार्टअप, कोई भी एक इनिशिएटिव, कोई भी एक बिजनेस, कोई भी एक प्लेटफॉर्म या कोई भी चीज़ आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो, या सिंपल सा आप अपने घर में ही कोई चीज़ एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम डे टू डे अपने कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को अगर हमें बनाने हो तो उसके लिए हमें बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, प्रशासनिक विधियों का कह सकते हैं कि बहुत ही मल्टीप्लिकेशन हुआ, बहुत ही कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट और स्ट्रीम में भाग दौड़ करना पड़ता था। एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अब है कि सरकार जो है धीरे धीरे पावर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दिया कि भाई तुम ये डिपार्टमेंट को देखो, ये तुम्हारी निगरानी में मॉनिटरिंग हो गई है, इस डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनके अपने अपने कार्यक्षेत्र थे कार्य करने का, और साथ साथ उन्हें कुछ विशेषाधिकार पावर दिए गए, क्योंकि जब तक पावर नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति उससे डरेगा नहीं, जब तक कोई उससे भयभीत नहीं होगा तो कार्य नहीं करेगा। ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हुआ। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स तब होते हैं कि जब उसमें उस पावर का कोई दुरुपयोग और मिसयूज करने लगे। इज दैट क्लियर? सो डिस्क्रिशन बाय सिविल सर्वेंट एट द डिफरेंट लेवल, और बहुत सारे उसके डिस्क्रिमिनेटरी पावर दी गई, ठीक है। डिस्क्रिशन करने का मतलब है विशेषाधिकार या विवेकाधीन कुछ होता है ना, कभी कभी ऐसे कह सकते हैं ना कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रूल बुक में नहीं लिखा रहता है, कुछ कुछ जो परिस्थितियों के अनुसार डिस्क्रिमिनेटरी पावर रहता है कि उस समय में अगर कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, तो जैसे एक डीएम होता है, कलेक्टर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो अब देखते हो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उन्हें तुरंत जो है एक्शन लेना होता है। उस परिस्थिति में उनके पास कुछ विशेषाधिकार रहते हैं जो अपने विवेक के अनुसार जो है उस परिस्थिति को देखते हुए वो निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। आगे है अब्यूज ऑफ पावर एंड डिस्क्रिमिनेशंस। अब देखो कुछ विवेकाधिकार दिए गए हैं और जो भी पावर है, शक्तियां हैं, उसका अब्यूज होना फिर प्रारंभ होता है। देखो होता है ना कि सत्ता और शक्ति के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सत्ता और शक्ति या कुर्सी प्रदान होती है तो उसका नशा चढ़ ही जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि वह जब विशेषाधिकार मिला, वह जब शक्ति उसके हाथों में आई तो बहुत लोग जो है करप्शन करने लगे, घूस लेने लगे। जैसे कोई फाइल पे साइन करनी है तो कुछ भाई बैकडोर से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आ जाए इनकम, तो क्या दोष है। तो यही सारी चीज़ें वह अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का, अपने कुर्सी का, अपने पद का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अपने उन्हें जो विशेषाधिकार कुछ मिला है, कुछ विवेका अनुसार जो है उन्हें कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से डील करने के लिए उस अधिकार को वह गलत उपयोग करते हैं और फाइल को बहुत देर तक डिले कर देते हैं। अब उसे स्पीडी किसी को जैसे एक बिजनेस खोलना हो, कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी हो, मान लो उसका फाइल अगर डीएम के ऑफिस में 6 महीना लटका रहे तो फिर तो खुल गया, वैसे इंडस्ट्री हो गई, उससे उसका कहीं अधिक लॉस हो जाएगा। जितना सामान उसका पड़ा है उतना तब तक तो बहुत सारे उसे गायब कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो अब स्पीडी मतलब जल्दी जल्दी कार्य हो, इसके लिए उसे लगता है चलो यार कुछ ले दे के अगर काम बन जाए तो करा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो वही है, तो ये सब एब्यूज ऑफ पावर है। हालांकि उन्हें देना भी नहीं चाहिए और जो अधिकारी बैठे हैं कुर्सी पे उन्हें लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता सिद्धांतों से हमेशा परे होता है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बट ओनली इन द बुक। ईमानदारी एक सर्वोच्च नीति है, सर्वोत्तम नीति है, लेकिन सिर्फ किताबों में, ठीक है, और दीवालों पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ पावर था उसका दुरुपयोग होने की वजह से हरासमेंट, मल प्रैक्टिसेस, मल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोगों को हरास करना। अब जैसे पहले टेंडर वगैरह इशू होता था ना, तो वो टेंडर उसी को इशू किया जाता था तो जो फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन उस अधिकारी को या उस मंत्री साहब को या जो भी होते थे उस पर वहाँ मिलता था। दूसरी बात है टेंडर अपने निजी जनों को दिया जाता था। तो ये सब सारे कह सकते हैं कि, और उन्हें एक प्रकार से बहुत सारे आप देखोगे काम करने जाओगे
जो पुअर पीपल होते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, एक सिंपल सी आप ब्लॉक लेवल पे जाओ राशन कार्ड या फिर कुछ भी काम कराने, तो आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, आपको बहुत हरास किया जाता है। चलो कल आ जाना, आज सर बिजी हैं, आज कहीं मीटिंग में गए हैं, आज नहीं काम हो पाएगा, ठीक है, आज सर्वर डाउन है, ये वो लन फन 12-17 अंधेरी 36 बातें आपको बता दी जाती है और आपके काम जो है डिले हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक प्रकार के हरासमेंट करने का एक तरीका है। फिर बहुत सारे ऐसे मल प्रैक्टिसेस अपनाए गए, ठीक है, फाइल को डिले करना, करप्शन वगैरह जो होता है, घुसखोरी वगैरह, मल एडमिनिस्ट्रेशन होना, ठीक है, करप्शन की तो यहाँ बातें हो ही गए। एंड गिव राइज टू सिटीजन ग्रीवेंसेस, और इससे हुआ क्या कि सिटीजन को बहुत प्रशासनों से शिकायत आने लगा। कह सकते हैं कि प्रशासन के खिलाफ उनकी बहुत शिकायतें उत्पन्न होने लगी। अब जब जो जैसे अब है कि कॉमन सर्विस सेंटर बहुत जगह खोले जाते हैं, पंचायत वगैरह में या फिर पूरे के पूरे भारत में कई एक कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटर मतलब कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब ये है कि जो कॉमन पीपल के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कराता हो, लेकिन उसमें भी आप एक चले जाओ जन्म पत्रिका बनाने या जन्म प्रमाण पत्र बनाने 200-300 ले लेते हैं आपको। तो जो सिटीजन के ग्रीवेंसेस है भाई कि हम आपको पैसा क्यों दें, सरकार ने आपकी नियुक्ति ही इसलिए की है ताकि आप आम लोगों की सेवा कर सकें। सरकार के द्वारा आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है और उस परिस्थिति में आप लोगों से पैसा मांगते हैं, तो ये तो गलत है ना। तो सिटीजन ग्रीवेंसेस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे पावर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दुरुपयोग में किए कह सकते हैं लाए जाते थे, और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि पुअर गवर्नेंस के कारण, करप्शन के कारण, मल एडमिनिस्ट्रेशन और मल फंक्शनिंग और डिले ऑफ द वर्क, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है सिटीजन जो है शिकायत कर रहे थे कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जनता के वेलफेयर में वो कार्य नहीं करती है। ठीक है, अब बात आती है कि सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी, और किसी भी एक लोकतंत्र की सफलता किन चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर किसी भी देश के बारे में जानना जाए कि वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितना कामयाब है और कितना सक्सेसफुल है, ठीक है, ऑन रियलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन हाउ द सिटीजन ग्रीवेंसेस रिड्रेस। कहने का मतलब है कि किसी भी एक राष्ट्र का, किसी भी एक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितना कामयाब है, कितना वह सफल है, यह उस बात पे निर्भर करता है कि उस देश के जो आम लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो शिकायतें हैं, उसका निपटारा किस प्रकार से किया जा रहा है, और साथ साथ वहाँ की सामाजिक और आर्थिक उन्नति और प्रगति किस प्रकार से होती है। ठीक है, और किस प्रकार से जो है उसे सामाजिक और आर्थिक समानता भी प्रदान किया जाता है, इसके साथ साथ कि उसे राजनीतिक समानता भी प्राप्त हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस हैज बीन क्रिएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ जो है इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस जो है, कुछ संस्थाओं का जो है समय और परिस्थितियों के साथ निर्माण होता है, इजाद किया जाता है। तो हमने बात किया था स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस हैज बीन क्रिएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला है कि ओम्बड्समैन सिस्टम, ठीक है, ओम्बड्समैन सिस्टम, इसे लोकपाल और लोकायुक्त कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम कहने का मतलब है कि एक कोर्ट की स्थापना की जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मल फंक्शनिंग, करप्शन से संबंधित केसों या फिर कॉमन सिटीजन की ग्रीवेंसेस को रिट्रीज कर सके। तीसरा है द प्रोक्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन ऐसे इंस्टीट्यूशन को इजाद किया गया। ठीक है, एंड अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड इन द वर्ल्ड फॉर ग्रीवेंस रिट्रीशल। और सबसे बड़ी चीज है कि जो अर्लीस्ट, सबसे पहले आम लोगों के शिकायतों के निवारण और निपटारा के लिए जो ग्रीवेंस सिस्टम, शिकायत निवारण जो कह सकते हैं अधिनियम या फिर वैसे मैकेनिज्म को लाया गया, वह स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है इन तमाम इंस्टीट्यूशन को, जैसे ओम्बड्समैन ऑफ स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, ये सब ऐसे देश में, स्वीडन और नॉर्वे वगैरह देशों में, ठीक है, यही लोकपाल और लोकायुक्त की, जो भारत में हिंदी में हम लोग लोकपाल लोकायुक्त बोलते हैं, वो सिस्टम की व्यवस्था की गई।
ठीक है। अब हम इनके डिफरेंट फीचर को जानेंगे, भारत में इसका क्या है, फिर स्वीडन में इसकी क्या परिस्थिति है, इन तमाम चीज़ों को कंपेयर करेंगे या फिर इसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्री के जो है कह सकते हैं कि वहाँ की संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है, वहाँ का मैकेनिज्म क्या है, वहाँ किस प्रकार से वो फंक्शन करती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं अब समअप करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।